हाउ टू प्रिपेयर दैट टॉपिक, राइट। हाँ, एक चीज और यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो लोग भी इस सेशन से जुड़ने का प्रयास करें, एक क्वेश्चन बैंक जरूर रखिएगा, है ना। एक क्वेश्चन बैंक जैसे ये देखिएगा बाजार में आपको मिलता है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, वो अगर आपके पास रहेगा तो यू आर मोस्ट बेनिफिशियल अबाउट दैट सेशन, है ना। आपको क्वेश्चन बैंक रखनी है और उसके हिसाब से आप चीजों को देखेंगे। तो जैसा कि हमने कहा कि जो फाउंडेशन टॉपिक है एंथ्रोपोलॉजी की, इसको जैसे कि आप देखिए 1.1 टॉपिक, इसमें हमें क्या पढ़ना है, स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है, राइट। क्योंकि आप जब पढ़ते हैं तो आप ये जानेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है, व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी। और सभी लोग इस बात को लेकर उत्सुक रहते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी में इतना बेस्ट मार्क्स कैसे मिलता है, हर साल एंथ्रोपोलॉजी से ही टॉपर क्यों आते हैं। और ये टॉपर इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम में भी अगर आप देखेंगे तो हिंदी मीडियम में कम स्टूडेंट एंथ्रोपोलॉजी रखते हैं, लेकिन उनको भी बहुत आसानी पूर्वक 300+ मार्क्स मिल जाती है। लेकिन उसके लिए भी काफी बेहतर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन करना होता है। दूसरा जो टॉपिक है जिसमें रिलेशनशिप विथ अदर डिसिप्लिन हम पढ़ते हैं, यानी एंथ्रोपोलॉजी का अदर डिसिप्लिन के साथ क्या रिलेशनशिप है, दैट टॉपिक इज 1.2। एंड थर्ड टॉपिक दैट इज ब्रांचेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, राइट। तो ये 3 महत्वपूर्ण टॉपिक पहले हम लोग इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इफ यू वांट टू डू सेल्फ स्टडी, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो देखो, सेल्फ स्टडी की शुरुआत भी अगर आप करते हैं तो फर्स्ट काम क्या करना है कि एक प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन लेना है, क्वेश्चन बैंक लेना है, ठीक है, और सिलेबस को अपने साथ रखना है। और फिर एक बेसिक बुक, राइट, उस बेसिक बुक के आधार पर अपना प्रिपरेशन करना है। और यहां बेसिक बुक जब मैं कह रहा हूं तो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्स्ट बुक, है ना। देखो, एक तो कोरोना काल और पोस्ट कोरोना काल में जो स्टूडेंट के बीच एटीट्यूड डेवलप कर गया है, उसमें भी एक बेसिक प्रॉब्लम है, राइट। बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि जनरली मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट वांट टू स्टडी टेक्स्ट बुक, वो टेक्स्ट बुक पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। उनकी एटीट्यूड डेवलप हो गई है कि कोचिंग कर लेंगे, कोचिंग का नोट्स मिल जाएगा, फिर कुछ कटपेस्ट वाले जो बुक के मार्केट में आ गए हैं उसको पढ़ लेंगे, उससे हो जाएगा। और जब एक बार 2 बार मेंस वो लिख लेते हैं और उसके बाद उनको पता चलता है मार्क्स नहीं मिल रहा, राइट। तो देखो, ये जो प्रॉब्लम है, you are suffering from these types of problem. So basic causes for that problem is that whenever you try to start your preparation, you should have to study textbook. पहला ध्यान ये रखना है कि विदाउट टेक्स्ट बुक के आपकी स्टडी जो है वो राइट वे में नहीं होती है, और आपके टीचर आपको क्या पढ़ाते हैं आप यह भी नहीं समझ पाते हैं कि आपका टीचर राइट वे में है या नहीं है, इज इन राइट वे और नॉट। यू शुड हैव टू राइट योर आंसर इनटू 200 वर्ड्स, 300 वर्ड्स, 250 वर्ड्स एंड 150 वर्ड्स। दैट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। देखो, जब कभी भी आप पे
आंसर राइटिंग करने जाते हो और आपने खुद का नोट्स नहीं बनाया है, ठीक है, आप प्रिंटेड नोट्स पर डिपेंड हैं, आपके द्वारा लिखा हुआ नोट्स नहीं है और आपने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा है, तो आपके जो बेसिक फंडामेंटल्स है टॉपिक का वो क्लियर नहीं होता है, राइट। और इसलिए फर्स्ट यू शुड हैव टू स्टडी टेक्स्ट बुक। अगर प्रिपरेशन शुरू करना है तो टेक्स्ट बुक लेकर प्रिपरेशन करना है। और इन तीनों टॉपिक के लिए आपको मैं सजेस्ट करता हूं कि फर्स्ट तो इग्नो की मटेरियल है ना, आप 3 जो बेसिक टॉपिक है उसमें इग्नो के मटेरियल और बहुत इजीली आपको अवेलेबल होगी। कैसे अवेलेबल होगी कि आप इग्नो का एक साइट है ई ज्ञान कोश, राइट, आप उस पे जाएं और उसमें एंथ्रोपोलॉजी के मटेरियल को डाउनलोड कर लें, राइट। बेहतर होगा कि आप पे उसके प्रिंटेड जो बाजार में मिलते हैं उसके बुक्स उसको भी खरीद सकते हैं, क्योंकि हमेशा ध्यान में रखना कि यू शुड हैव टू लर्न बाय बुक नॉट बाय ऑनलाइन प्रिंटेड मटेरियल, राइट। तो इससे आप ले सकते हैं, इसमें आपका ये तीनों टॉपिक है। अदरवाइज एक बेसिक बुक है बहुत ही पॉपुलर है, अंबर एंड नंबर, राइट, दैट इज नोन एज ए एंथ्रोपोलॉजी। अब देखो, ट्राई टू लर्न दिस 3 टॉपिक। तो अंबर एंड नंबर में ये रिलेशनशिप वाला टॉपिक नहीं है, ठीक से नहीं दिया हुआ है, इतना बेहतर नहीं दिया हुआ है कि यू कैन अंडरस्टैंड दैट टॉपिक इन राइट पर्सपेक्टिव। बट हियर आई अगेन want to say you should have to make notes, right, अपना नोट्स बनाएं। And before you are going to make your notes, you should have to see previous year questions, right? Previous year question को अगर आप देखोगे, right, तो मैं केवल 3 साल के क्वेश्चन की बात यहां पर कर रहा हूं, right? आपको एक सेंस मिलेगा कि how to prepare that topic in right perspective. As for example, in 23, one question asked from that topic. That question is a scope and relevance of socio-cultural anthropology. ध्यान ये रखना है कि जब ब्रांचेज हम पढ़ते हैं, when we study about branches of anthropology, so we have 4 topics: socio-cultural anthropology, biological anthropology, linguistic anthropology, and archaeological anthropology. So 2003, one question from socio-cultural anthropology, right? And whenever you study about socio-cultural anthropology, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे वो अलग से सोशल एंथ्रोपोलॉजी और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, क्या दोनों सेम ही है या दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस है, ये नहीं जानते होंगे, राइट। एंड इफ यू हैव नो आइडिया अबाउट डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, बिकॉज in topic number 1.1 we have to study about meaning of anthropology, second a scope of anthropology, and third development of anthropology, right? तो अगर आपको डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी आपने पढ़ा ही नहीं है, राइट, आपने पढ़ा ही नहीं डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, सो यू आर नॉट अंडरस्टैंड अबाउट
differences or relationship between socio-cultural anthropology, कि how social anthropology evolved in Britain or Europe and how cultural anthropology evolved in America. तो आपने अप्रोच को समझा ही नहीं, और फिर जब आप लिखने जाते हैं आंसर स्कोप ऑफ सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी और रिलेवेंस, तो क्लैरिटी के अभाव में आप ठीक से आंसर नहीं लिख पाते हैं। बिकॉज इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट थिंग इन राइट पर्सपेक्टिव, एक और फिनोमेना सोसाइटी में क्या चला है एंथ्रोपोलॉजी में कि सम टीचर्स आर started teaching anthropology from marriage topic, marriage, right? Because marriage is very interesting topic. Try to understand. Some started from biological anthropology. What is this? If you want to understand anthropology in right perspective, so how can you understand anthropology? Through first topic, you have to study about marriage, family, kinship, or biological anthropology without understanding of that three important basic topics related to anthropology. यानी एंथ्रोपोलॉजी के ये बेसिक जो टॉपिक है, इसको अगर आप नहीं समझते हैं तो आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया कि क्वेश्चन 23 में क्या पूछा कि स्कोप एंड रिलेवेंस ऑफ सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, राइट? एंड स्टूडेंट्स हैव नॉट स्टडी अबाउट द इवोल्यूशन और डेवलपमेंट ऑफ सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी. They have not clear-cut idea about is there any relationship between social anthropology and cultural anthropology? Is there any differences between social anthropology and cultural anthropology? So how can that students are able to write answer in right perspective? That is not possible. Another question asked by UPSC from this topic in 2022, right? And that question related to anthropology is a systematic, objective, holistic study of man, right? Discuss, आपको इस पे डिस्कशन करना था कि इट इज ए सिस्टमेटिक, ऑब्जेक्टिव, होलिस्टिक स्टडी ऑफ मैन. अब जब एंथ्रोपोलॉजी हम पढ़ते हैं, राइट, तो ध्यान ये रखना है कि जो मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है, दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बट अनदर टॉपिक is also very important. There are some hidden topic in anthropology. First topic, क्योंकि फर्स्ट टॉपिक जब आप देखते हैं तो देखते हैं कि बड़ा सिंपल सा दिया हुआ है, मीनिंग स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. बट देयर आर सम अदर टॉपिक्स which are not mentioned in that topic and that are very important for the understanding of anthropology, right? I again and again repeat to study that important aspect related to anthropology if you want to understand anthropology in right perspective. As for example, here when we are going to study anthropology, you should have to study about nature of anthropology, right? Nature of anthropology. Most of students who have not studied about the nature of anthropology. But once time UPSC has asked question, why do we situate anthropology in social sciences? हम एंथ्रोपोलॉजी को सोशल साइंस में क्यों रखते हैं? ठीक है.
how can we give answer about that question? For that question, we required knowledge about the nature of anthropology. Without understanding about the nature of anthropology, you can't able to write your answer. So try to understand that thing. That thing is also very important if you want to understand एंथ्रोपोलॉजी इन राइट पर्सपेक्टिव। देखो, नेचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी जब आप पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे कि एंथ्रोपोलॉजी इज ए नेचुरल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी इज ए सोशल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी इज बोथ नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। सो इफ एंथ्रोपोलॉजी इज नेचुरल साइंस, देन objectivity present in anthropology, right? But if anthropology is a social science, then subjectivity present in anthropology. And if anthropology is both natural science and social science, then there are objectivity in anthropology and there are subjectivity in anthropology. ये बेसिक चीज है इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एंथ्रोपोलॉजी। जब तक बेसिक चीजों को आप नहीं समझेंगे, आप चीजों को नहीं समझ पाते हैं। और लगातार 2 साल 3 साल 4 साल पढ़ने के बाद, मेंस लिखने के बाद भी आपको जब मार्क्स नहीं मिलता है तो आप फील करते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, राइट? और फिर आप डिप्रेस होते हैं। आई वॉन्ट टू से दैट इफ यू वॉन्ट टू गेट गुड मार्क्स इन एंथ्रोपोलॉजी, सो दोज हु आर वेरी न्यू कॉमर, यानी स्टार्टअप करने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्टार्ट एंथ्रोपोलॉजी एज ए योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, सो यू शुड हैव टू start through this way. But those who have studied anthropology since 2 years or 3 years, so they have to be develop these types of concept if they want to qualify or if they want to get more than 300 marks in anthropology. Another one question here you have to see, and I ask to you, if you join with me in next session, which will tomorrow at 6 p.m, then you will have to take question bank in your table, right? आप question bank जरूर रखें. So another question is biocultural approach to the hallmark of biological anthropology, right? Biocultural approach is the hallmark of biological anthropology. ये 21 का एक क्वेश्चन है। एंड देखो मैं क्या कह रहा हूं कि इस टॉपिक के अंतर्गत ये टॉपिक मेंशन नहीं है कि अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, approaches to the study of anthropology. That is not mentioned in our topic, right? Because UPSC has asked question on biocultural approach is the hallmark of biological anthropology, right? अगर आप approaches to the study of anthropology आपने नहीं पढ़ा है तो you are not able to write your answer in right perspective. So you should have to study about meaning of anthropology, scope of anthropology, development of anthropology, nature of anthropology, approaches to the study of anthropology, and other important thing here you have also remember, you should have to study about relevance of anthropology, right? इस पे भी क्वेश्चन डायरेक्टली यूपीएससी ने पूछा है कि आपको
राइट ए नोट इन 150 वर्ड्स ऑन द रिलेवेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, है ना। ये 2015 में ये क्वेश्चन पूछा है कि रिलेवेंस एंथ्रोपोलॉजी का क्या है, इस पे आप आंसर लिखें। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट एंगल है जिसको केवल और केवल इस टॉपिक के अंतर्गत आपको पढ़नी है। और जब तक आप ठीक से नहीं पढ़ते हैं, you can't able to write your answer in right perspective. Generally, I feel that most of students are think that that topic is very simple और उसको किसी तरह से पढ़ लेते हैं, कहीं से भी कोई नोट्स मिल जाता है, कहीं से भी कुछ मिल जाता है, ये पढ़ लेते हैं। लेकिन my opinion is that you should have to study that topic in very scientific manner। बहुत अलर्ट होकर के इस टॉपिक को आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत अलर्ट होकर के टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, so you are not able to understand that basic topic। और जब आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो फिर क्वेश्चन का आंसर आप सही तरीके से नहीं लिख पाते हैं, टर्म को नहीं समझ पाते हैं, and then you are not able to get very good marks। Another important question I take from these 3 topics। देखो, क्वेश्चन देखने से आपको इनसाइट समझ में आएगा कि एक्चुअली व्हाट वी विल डू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी फॉर दैट particular topic। Here I am talking about particular topic, है ना। केवल सिलेबस इस तरह से सुपरफिशियली देख लेने से, सुपरफिशियली नोट्स देख लेने से आप फील करते हो कि आप एंथ्रोपोलॉजी जानते हो और आपने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ लिया, तो फिर आपको इस तरह की समस्याएं आएगी। तो एक और 21 का एक क्वेश्चन है, स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी elucidate its uniqueness in the field of other social sciences। राइट, देखो 2 चीज यहां पर पूछा गया कि एक क्वेश्चन का पार्ट यहां पर है और दूसरा रिलेशनशिप, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट रिलेशनशिप के टॉपिक को बहुत इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन क्वेश्चन को आप समझिए क्या पूछ रहा है। सेकंड पार्ट, its uniqueness in the field of other social sciences, कि इसकी अदर सोशल साइंसेस में क्या यूनिकनेस है। Here we are not going to give focus on anthropology। Here we are going to focus about how anthropology is useful for the understanding of other social sciences, how anthropology is contributed for the development of other social sciences। राइट, ये बात पूछा जा रहा कि अदर जो सोशल साइंस है उसके संदर्भ में इसका यूनिकनेस क्या है। राइट, अदर सोशल साइंसेस मीन्स इफ यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसफी, लिटरेचर, तो व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। यानी एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने से या एंथ्रोपोलॉजी का डेवलपमेंट जो हो रहा है, ये डेवलपमेंट जो है अदर सोशल साइंस के संदर्भ में कैसे यूनिक है। राइट, आपको अदर सोशल साइंस से कंपैरेटिव करके और फिर आपको अपनी बात रखनी है। अब यहां पर ध्यान ये रखना है कि जब रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं तो हमारा यहां हम अदर सोशल साइंसेस और नेचुरल साइंसेस के बारे में हम पढ़ते हैं कि हाउ एंथ्रोपोलॉजी इज रिलेटेड विद दैट अदर सोशल साइंसेस एंड नेचुरल साइंसेस। तो जब आप रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो बेसिक चीज आप क्या पढ़ते हैं, ध्यान ये रखना कि whenever we try to
understand about relationship between two disciplines like anthropology and sociology, or anthropology or psychology, or anthropology or life science, or anthropology or history. So basic thing is that you have to be remembered, we have to study about approaches of anthropology, कि anthropological जो approach है और दूसरे विषय को पढ़ने का जो approach है उसमें क्या डिफरेंसेस है या कुछ इंटररिलेशनशिप है। दूसरा कि जो मेथड है एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड फॉर द स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, और दूसरा विषय का जो मेथड है कैसी एक दूसरे से डिफरेंट है। और तीसरा कि जो नॉलेज गैदर कर रहे हैं, वी आर गेटिंग नॉलेज फ्रॉम द स्टडी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, आर गेटिंग नॉलेज फ्रॉम द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। तो इज देयर any similarity? Is there any differences? और fourth important thing is that relevance के संदर्भ में कि how anthropology is relevant for our contemporary society and how that particular subject is relevant for our contemporary society, इस पे हमें फोकस करनी होती है, राइट? और फिर हम सब्जेक्ट मैटर की भी बात करते हैं। एंड लास्टली आवर मेन फोकस इज हाउ टू अंडरस्टैंड अबाउट बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन टू और मोर देन टू डिफरेंट डिसिप्लिन। बट नाउ वी आर एट द एज ऑफ होलिस्टिक साइंस, राइट? अब हम ऐसी एज में प्रवेश किए हैं जहां पर हम होलिस्टिक साइंस की बात करते हैं, मीन्स ऑल सब्जेक्ट्स आर इंटीग्रेटेड विथ ईच अदर, राइट? और जब ऑल सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड एक दूसरे से हैं, और ऐसे भी जनरली हम कहते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी इज ए होलिस्टिक साइंस, राइट? और अभी वी आर एट द एज ऑफ होलिस्टिक साइंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट। अदर सब्जेक्ट में भी ये कॉन्सेप्ट डेवलप कर गया है कि अदर सब्जेक्ट भी क्या है, दैट इज ए होलिस्टिक साइंस बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ होलिज्म। तो इनके बीच का रिलेशनशिप आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, और रिलेशनशिप जब आपको अंडरस्टैंड होगा तो आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट? और तीसरा ब्रांचेस। अब देखो ब्रांचेस में क्या है कि एंथ्रोपोलॉजी जो है ये काफी हाल के वर्षों में इसका जो डेवलपमेंट है ये काफी तीव्र गति से हुआ है, और कई न्यू सब ब्रांचेज एंथ्रोपोलॉजी के प्रत्येक जो ब्रांच है उसमें डेवलप हुआ है, राइट? उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी जाकर के आप उन चीजों को लिख सकते हैं। तो एक जो ये बेसिक टॉपिक है जिस पे हम लोगों ने डिस्कस किया। अब देखो मैंने कहा कि आप क्या पढ़ेंगे, तो ध्यान ही रखना है कि इग्नू के मटेरियल से अगर इफ यू आर एबल टू मेक योर नोट्स विद इन 300 वर्ड्स, राइट? देखो ज्यादा लंबा चौड़ा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, राइट? जो हिडन टॉपिक है उस हिडन टॉपिक का डिस्कशन हमने आपसे किया, और जो नोट्स आप बनाएंगे तो एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत कुछ स्टैंडर्ड जो है, जो टर्म है उसकी डिफिनीशन आपको जो सबसे मोस्ट सुटेबल परफेक्ट डिफिनीशन है वो उसमें होना चाहिए, ठीक है? डिफिनीशन आपको होनी चाहिए। दूसरा कि कोई भी सेक्शन पढ़ें, ये 3 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है
उसमें रिलेवेंस को ध्यान में रखना है कि उसकी यूटिलिटी क्या है ना, आवर कंटेम्पररी सोसाइटी। और साथ ही साथ डायग्राम, राइट, यानी डायग्राम आपको क्रिएट करना है। हम बात करेंगे कि कैसे आप डायग्राम बना सकते हैं इजीली। और कंटेम्पररी जो एंथ्रोपोलॉजिकल डेवलपमेंट है, राइट, उसको इसमें शामिल करना है। जैसे जब आप पढ़ोगे सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, तो देयर आर डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ऑफ एजुकेशन, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर, कई लोग नाम तक नहीं सुने होते, राइट, इंडस्ट्रियल एंथ्रोपोलॉजी, कॉर्पोरेट एंथ्रोपोलॉजी, स्पेस एंथ्रोपोलॉजी। तो आपको जो रिसेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी हुई है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, राइट। अब एक और संदर्भ में आपको बताऊं कि आजकल एक ट्रेंड क्या चल गया है कि नया स्टूडेंट भी क्या है, जिसने एबीसी नहीं पढ़ा है ना, they started to study anthropology by taking topper notes, right? और फिर अगर उसमें उनको समझ में नहीं आई, देखो टॉपर नोट्स इज वेरी गुड फॉर दोज स्टूडेंट हु हैव अंडरस्टैंड होल सिलेबस, के जो स्टूडेंट अपने सिलेबस को अंडरस्टैंड कर गया है उसी के लिए टॉपर नोट्स फायदेमंद है, क्योंकि दैट स्टूडेंट्स आर एबल टू यूटिलाइज दैट इंपॉर्टेंट मटेरियल विच इज मेड बाय टॉपर्स। अदरवाइज न्यू कॉमर स्टूडेंट कुछ भी उससे फायदा उनको नहीं होती है। लेकिन ट्रेंड क्या है कि न्यू कॉमर स्टूडेंट स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन थ्रू टेकिंग टॉपर नोट्स एंड दे बिकम कंफ्यूज, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। फिर जब वहां से काम नहीं चला तो फिर उन्होंने क्या किया, कट पेस्ट वाली, हमको ज्यादा नहीं पढ़ना है, ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है यूपीएससी के स्टूडेंट। कुछ वैसे स्टूडेंट जो कि नॉन सीरियस हैं या 2-3 साल बर्बाद करने के लिए प्लान बना चुके हैं कि 2-3 साल के बाद ही हमको बेसिक चीज समझ में आएगा, उसके पहले तो हम किसी की बात सुनेंगे ही नहीं, राइट। तो बस मेरा कहना है कि when you are trying to start study of anthropology, you should have to take one book, textbook for that particular topic. वहां से आप पढ़ें, उसके फायदे आपको होंगे। और फिर आप अपना सेल्फ नोट्स जो बनाए हैं, उस सेल्फ नोट्स में आप क्या कर सकते हैं, जैसे नोट मेकिंग आपका है, राइट। तो देखो नोट मेकिंग का जो प्रोसेस है, बिफोर यू आर गोइंग टू मेकिंग योर नोट, फर्स्ट यू शुड हैव टू डू नोट टेकिंग, राइट, कि हमें कंटेंट हम बिल्ड कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहला टॉपिक को हमने पढ़ा बेसिक बुक से। उसके बाद इफ यू वांट टू यूज टॉपर नोट्स, राइट, सो दैट टॉपर नोट्स इज यूजफुल फॉर नोट टेकिंग, क्योंकि यहां से आप टेक्स्ट बुक और टॉपर नोट्स या कोचिंग का नोट्स, टॉपर नोट्स या कोचिंग का नोट्स, राइट, इन सभी का इस्तेमाल करना है नोट टेकिंग में। नोट टेकिंग मीन्स दैट पर्टिकुलर टॉपिक we will have to prepare. So we have learned from a particular textbook and we taking some important
material from that particular chapter, from that particular टेक्स्ट बुक। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने उस टेक्स्ट बुक से हमने लिया और कुछ चीज हमने पॉइंट्स वहां से नोट कर लिया, राइट। अब उसी टॉपिक को हमको अगर किसी टॉपर का नोट्स मिल रहा है इस टेक्स्ट बुक के पढ़ने के बाद, पहले नहीं पढ़ना है, ये दैट इज द सीक्वेंस, राइट, कि पहले आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी है, उसके बाद आप चाहें तो मार्केट में जो आपको सुटेबल नोट्स लगे, टॉपर नोट्स हो या कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स हो, उसको लें और उसको उसके साथ कंपाइल करें, ठीक है। और कंपाइल करने के दौरान आपको क्या करना है कि हमेशा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन जो है आपको अपने पास रखना है और ट्राई टू इवैल्यूएट दैट कि जो आपने नोट टेकिंग किया क्या वह मटेरियल्स आपके सारे उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों का आंसर देने में सक्षम है, right? You are able to understand about the question asked by UPSC related to that particular topic. और अगर ऐसा है तो फिर क्या करते हैं? ऐसा है तो फिर इस मटेरियल्स के आधार पर हम क्या करते हैं कि अपना सेल्फ नोट्स बना लिया, राइट, एंड then that topic is completed, है ना, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगेन हम दूसरे टॉपिक पर इस तरह की प्रक्रिया को दोहराएंगे, राइट। और फिर देन यू हैव टू स्टार्ट आंसर राइटिंग। That is most important parts for preparation of any subjects if you want to qualify UPSC in 25, right? So you should have to do answer writing, but here one thing is very important कि आंसर तो लिख लेंगे, दिखाएंगे किसे, right? That is most important aspect for your success. That is a key of your success. कि who will be check your answer, right? और presently that is very difficult task, right? आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि अधिकांश कॉर्पोरेट कोचिंग में आंसर टीचर नहीं चेक करते हैं। That is a ट्रुथ, राइट। तो अगर टीचर आंसर नहीं चेक करते हैं, दोज हु हैव नॉट वेरी डीप एक्सपीरियंस रिलेटेड टू आंसर राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ आंसर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सब्जेक्ट, तो जब आप आंसर लिखने जाते हो तो वहां खानापूर्ति चेक करने का काम खानापूर्ति नहीं होनी चाहिए, बस, राइट। जहां भी आप आंसर चेक कराएं आपको ये विश्वास होनी चाहिए या आपको ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि जो टीचर है वो टीच एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम मोर देन 10 years। अगर ऐसा टीचर पर्सनली आपको मिलते हैं, आपको चेक करके, आपको बैठा करके आपको आंसर में आपकी जो कमियां है वो बताते हैं, तो दैट इज ए रियल मेंटोरशिप, राइट। अदरवाइज मेंटोरशिप का भी फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि मेंटोरशिप जो है
यहाँ अगर टीचर के द्वारा अगर नहीं की जा रही है, राइट, टीचर इन्वॉल्व नहीं है, और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है कि आंसर का इवैल्यूएशन, हु विल बी योर इवैल्यूएटर ऑफ आंसर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अगर इतना आप करते हैं तो certainly you will be success in 2025।